सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, हम NIOS कक्षा 10 का जो गृह विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 22 पढ़ रहे थे, जागो ग्राहक जागो। इसका आधा चैप्टर मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया है। अब जो आधा चैप्टर रह गया उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि उपभोक्ता क्या होता है, किसे उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में वो क्या करें, वो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। इस आधे चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आधा जो चैप्टर रह गया उसके बारे में जानेंगे। तो आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पढ़ते हैं आगे। हाँ, तो आपकी सहायता के लिए उपभोक्ता सहायक। तो हमने देखा कि उपभोक्ता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और तो ऐसी स्थिति में हमारी सहायता के लिए और उपभोक्ता की सहायता के लिए कौन हो सकता है, उपभोक्ता सहायक कौन कौन हो सकते हैं। उत्पादों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए विवेकपूर्ण खरीदार सुझावों के अतिरिक्त अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों या दुकानदारों से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पत्रिकाओं में या टेलीविज़न पर विज्ञापन, लिफलेट, उत्पादों के लेबल, पैकेज आदि भी आपको वस्तु के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो वस्तु है उसके बारे में हम कहाँ कहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मित्र है, अपने परिवार है जिन्होंने उस वस्तु को पहले से यूज किया है, साथ में दुकानदार है, उनकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पत्रिकाएँ हैं, टेलीविज़न है, उस पर उनके विज्ञापन देख सकते हैं। लिफलेट है, उत्पादों के लेबल है ना, पैकेज है आदि की बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस वस्तु के बारे में जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। वे सभी वस्तुएं जो आपको उत्पादन के संबंध में सूचना उपलब्ध कराते हैं उन्हें उपभोक्ता सहायक कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वे सभी वस्तुएं जो आपको उत्पाद के संबंध में, जो भी आप वस्तु ले रहे हो उसके संबंध में जो जानकारी उपलब्ध करवाती है वही क्या कहलाती है, उपभोक्ता सहायक कहलाते हैं। उपभोक्ता सहायक लिखित या वर्णित कोई भी चीज़ हो सकती है जो उपभोक्ताओं को उस वस्तु के चयन के संबंध में जानकारी या सहायता या मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है जिसे वह खरीदना चाहता है। तो आपको ध्यान कर रखना है ये परिभाषा कि उपभोक्ता सहायक क्या होता है। कि उपभोक्ता सहायक लिखित या वर्णित कोई भी चीज़ हो सकती है जो उपभोक्ताओं को उस वस्तु के चयन के संबंध में सहायता व मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है जिसे वह खरीदना चाहता है। जिन वस्तु को खरीदना चाहता है उसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाती है। उपभोक्ताओं को उपलब्ध सामान्य उपभोक्ता सहायक जैसे कि लेबल, लिफलेट, पैकेज, विज्ञापन, मानकीकृत चिन्ह, लेजिस्लेशन, उपभोक्ता संघ तथा सहकारिताएं। अब है लेबल। अब इनके एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या चीज़ होती है, कैसे होता है वस्तु के ऊपर लेबल। लेबल वस्तु के ऊपर खुदी हुई या मुद्रित जानकारी है। लेबल में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध होती है। उत्पादक का नाम, ट्रेड तथा ब्रांड का नाम, या तो उत्पादक का नाम होगा, ट्रेड और ब्रांड का नाम होगा। इसके अलावा विनिर्माता का नाम और पता होगा, आधार तत्व होगा, उत्पादक का उद्देश्य प्रयोग होगा, उत्पादक के प्रयोग के लिए निर्देश होंगे। ये सभी उस वस्तु पर लिखा होगा। ये लेबल के अंतर्गत आएगा कि विनिर्माता का नाम और पता दिया होगा। आधार तत्व, आप कोई भी वस्तु खरीद के लाते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि वो किस कंपनी का बना, उस कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है। आधार तत्व उसमें क्या क्या वस्तुएं मिली हुई है जिससे वो बना है। उत्पादक का उद्देश्य क्या है, उत्पादक के प्रयोग के लिए निर्देश दिए हुए होते हैं। उत्पाद के प्रयोग के निर्देश दिए होते हैं। उत्पाद के प्रयोग के समय ध्यान रखे जाने वाली चेतावनी, सावधानी लिखी हुई होती है। खुराक यानी कितनी खुराक, जैसे दवाई या टॉनिक के मामले में तो खुराक भी लिखी हुई होती है कि आपको बड़ों के लिए इतनी है, छोटे बच्चों के लिए इतनी है, वयस्कों के लिए इतनी मात्रा में आपको खुराक लेनी है। मानकीकृत चिन्ह होता है। उत्पाद का मूल्य लिखा हुआ होता है और निवल भार लिखा होता है, कितना है उसका भार, वो उसमें लिखा होता है। लॉट बैच संख्या लिखी होती है। विनिर्माण की तिथि लिखी होती है। उत्पादक की समाप्ति तिथि भी लिखी होती है। एक्सपायर डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई होती है। उपभोक्ता के रूप में आपके लिए लेबलों का महत्व है। तो एक उपभोक्ता के रूप में लेबल का क्या महत्व है। आधार तत्वों की सूची को पढ़ें। आपको इसमें से किसी तत्व से एलर्जी हो सकती है। इसमें पशु स्रोत हो सकता है। तो आप जो उसमें आधा लिखा हुआ, आधा तत्व मतलब उसमें कौन कौन सी वस्तुएं मिली हुई है जिससे वो वस्तु बना हुआ है ना, तो वो उसको आप पढ़ें। हो सकता है उनमें से कुछ वस्तु ऐसी है जिससे आपको एलर्जी हो सकती है या कुछ पशु स्रोत उसमें हो सकते हैं। मानक चिन्ह की जांच करें, क्या वह असली है। तो ये तभी कर पाओगे जब आपको असली मानक चिन्ह की पहचान होगी। दरों और निवल मूल्यों की जांच करें, तत्पश्चात निर्णय ले कि ये पैक किफायती है या अधिक महंगा। किसी प्रकार की शिकायत के लिए वस्तु की खेप संख्या के संदर्भ में के साथ विनिर्माता से संपर्क करें। उस वस्तु को न खरीदे जिसकी समाप्ति तिथि समीप हो।
उत्पादों में दिए निर्देश के अनुसार वस्तु का भंडारण में प्रयोग करें। अब ये कुछ गतिविधि दे रखी है, कुछ करके देखें कैसे। पहला, किसी एक लेबल की जांच करें और देखें कि क्या वह पूरी जानकारी उपलब्ध कराता है। इसी के आधार पर वस्तु का चयन करें। अच्छी कंपनी अपने उत्पाद के लेबलों पर पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। एक बिस्किट तथा तेल और अचार के उत्पाद के लिए लेबल तैयार करें। लिपलेट आपको उत्पाद की मौजूदगी की सूचना उपलब्ध कराता है। इनमें उपस्कर उपकरणों के संस्थापक तथा अनुरक्षण की लागत का ब्यौरा भी उपलब्ध होता है। अगला है पैकेज। आप जिस वस्तुओं को खरीदते हैं उनमें से अधिकतर वस्तुएं पैकेज युक्त या डिब्बाबंद होती है। ये पैकेज वस्तुओं को अन्य प्रकार से उपलब्ध सुरक्षा प्रदान करती है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। यह वस्तु को किसी प्रकार की क्षति जैसे दवाइयों से या खराब दूध या खराब होने से बचाती है। तो पैकेजिंग यानी उसको किस तरह से पैकेज किया हुआ है, पैकेज करना क्यों जरूरी है, यानी पैक करना उसको क्यों जरूरी है, क्योंकि वो वस्तु को क्षति होने यानी खराब होने से, टूट फूट होने से बचाती है। जैसे कि दवाइयाँ हैं, ठीक है, दूध को खराब होने से बचाती है। ये वस्तु को टूट फूट से बचाती है। जैसे कांच का गिलास है, उसको अच्छे से पैक किया तो टूटेगा फूटेगा नहीं। इसमें मिलावट यानी घी नहीं हो सकती। तो जैसे कि कई बार घी में मिलावट हो जाती है, तो पैकेज किए हुए में मिलावट नहीं हो सकती। इससे वस्तु की मात्रा को कम नहीं किया जा सकता। अगर वो खुला होगा तो उसमें वस्तु निकाल लेंगे। तो अगर पैकेजिंग है, आगे से पैक होके आया है विनिर्माता कंपनी से ही, तो वो उसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता या उसकी मात्रा कम नहीं कर सकता। इससे वस्तु के परिवहन और भंडार में मदद मिलती है। जैसे कि आटा, तो अगर वो पैकेज अच्छा से किया हुआ है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी क्या होती है, आसानी होती है। इसके अतिरिक्त विनिर्माता वस्तुओं के पैकेजों पर आकर्षक चित्र आदि बनाते हैं ताकि उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जा सके। आपको ये जांच करनी चाहिए कि पैकिंग सामग्री सुरक्षित है या नहीं, और कहीं यह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित तो नहीं करेगी। विज्ञापन। विनिर्माता अपने उत्पादों के संवर्धन के लिए विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं। तो देखो, विज्ञापन क्या होता है, विनिर्माता अपने उत्पादों के संवर्धन के लिए क्या करते हैं, विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये विज्ञापन बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी भी देते हैं। ये वस्तुओं के प्रयोग तथा उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। आपको आंख मूंद कर विज्ञापन पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। यानी वस्तु को उपयोग करो या उसकी जानकारी प्राप्त करो, आंख मूंद कर विज्ञापन पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि विज्ञापन तो क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जो विज्ञापन देते हैं इसलिए कि उसकी वस्तु बिके, विनिर्माण करता है कि, और साथ में लोगों को आकर्षित करे और लोग आकर्षित होकर उस वस्तु को खरीदें और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। तो हमें विज्ञापन के चक्कर में नहीं आना है, हमें उस वस्तु की वास्तविकता को देखना है। अगला है मानकीकृत चिन्ह। ये चिन्ह उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं और दर्शाते हैं कि इन उत्पादों का उत्पादन मानकीकृत एजेंसियों द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया गया है। ये विनिर्माताओं को बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा उपलब्ध कराते हैं और उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। निम्नलिखित उत्पादों के लिए विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। देखो, ये मानकीकृत चिन्ह जो होते हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, कौन कौन से मानकीकृत चिन्ह होते हैं, तभी आप वस्तु को उन चिन्हों को पहचान पाओगे। वस्तु पर अरे किस किस पर लगते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मानकीकृत चिन्ह और ये उत्पादों की गुणवत्ता, तो ये है ISI मार्क। इस तरह का मार्क होता है, ये आपको पहचान होनी चाहिए, ठीक है। और ये किस पर लगता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, रसायन है, खिलौने हैं, प्रेशर कुकर है, बिस्किट, कॉफ़ी आदि पर लगा हुआ होता है। अगला है FPO। ये FPO का चिन्ह है, इस तरह का चिन्ह होगा। किस पर होगा, संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे कि डिब्बाबंद फल, सब्जियां, जूस, जैम, सॉस, अचार आदि पर ऐसा चिन्ह लगा हुआ होगा। तो आप अगर वस्तु को खरीदो तो आप आज ही इन चीज़ों को देखना कि ऐसे चिन्ह कहाँ लगे हुए होते हैं, और आप ताकि आपको चिन्हों की पहचान हो पाए। एक मार्क किस पर होता है, कृषि तथा पशु संबंधित उत्पाद जैसे कि मसाले, आटे, दाल, अनाज, अंडे, तेल, मक्खन आदि। वूलन मार्क, ये वूलन मार्क है, ये ऊन तथा ऊनी कपड़े पर लगा हुआ होता है। हॉलमार्क, ये सोने पे लगा हुआ होता है, ठीक है। इको मार्क, ये देखो ये इको मार्क है ना, ये किस पे लगा हुआ होता है, इको मार्क। ये इको मार्क जो लगा हुआ होता है वह पुनर्निर्माण योग्य, बायोडिग्रेडेबल तथा पर्यावरण सहिष्णु उत्पाद जैसे कि परिरक्षण, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, पेंट आदि पर लगा हुआ होता है। ISI 9000 वैश्विक रूप से लागू मानक है और उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो गुणवत्ता, आवश्यकताओं तथा उपभोक्ता संतोष में संवर्धन की क्षमता का आश्वासन प्रदान करते हैं। ये वैश्विक है, वैश्विक रूप से लागू होता है, यानी कि विश्व में सभी जगह ISI मार्क लागू होता है, ठीक है। और ये उन्हीं उत्पादों पर लागू किया जाता है जो कि उपभोक्ता को आवश्यक गुणवत्ता प्रदान करते हैं और उनको संतोष प्रदान करते हैं। अगला है कानून।
तो कानूनी रूप से भी हमें सहायता मिल सकती है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए। उदाहरण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसको सीपीए बोलते हैं, जिसे अब उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 कहा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी वस्तुएं और सेवाएं शामिल है। जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई है। आप मामूली शुल्क का भुगतान करके उत्पादों के मूल्य के संबंध में इन अदालतों में शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में ब्यौरा तालिका 4.4 में उपलब्ध कराया गया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालत होती है, राज्य स्तर पर होती है, जिला स्तर पर होती है। वहाँ पर आप इन फोरमों में, इन अदालतों में, उपभोक्ता अदालतों में आप शिकायत कर सकते हो। तो मामूली शुल्क का भी भुगतान आपको वहाँ करना पड़ता है। उपभोक्ता संगठन कई रूपों में हमारी सहायता करता है, अर्थात जानकारी उपलब्ध कराता है। तो उपभोक्ता संगठन हमें क्या करेगा, उस वस्तु की हमें जानकारी उपलब्ध कराएगा। उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए कार्य करना, उपभोक्ता संबंधी नीतियों के निर्धारण के लिए सरकार का मार्गदर्शन करना, विभिन्न विषयों पर उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान करना, उपभोक्ता विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध प्रदर्शन करना, उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त करके उन्हें उपभोक्ता अदालतों में भेजना। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण परिषद ICRPC एक पंजीकृत गैर सरकारी संस्था एनजीओ है, जो भारत की उपभोक्ता अदालतों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के दायर करने के लिए पीड़ित व्यक्तियों को सहायता व मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है। तो इस तरह से एक एनजीओ भी कार्य करती है, जो क्या करती है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज करना, उस पीड़िता को सहायता प्रदान करने में वो उनका मार्गदर्शन करती है और उनको सहायता प्रदान करती है। उपभोक्ता के रूप में आपके अधिकार, उपभोक्ता के रूप में आपके क्या क्या अधिकार हैं? क्या आप जानते हैं कि उपभोक्ता के रूप में आपको अनेक अधिकार प्राप्त है? उपभोक्ता अधिकार का ज्ञान आपको सेल्समैन तथा विनिर्माताओं द्वारा अपनाए जा रहे विभिन्न अड़चनों या अनाचारों से लड़ने में सक्षम बनाता है। तो अगर आपको उपभोक्ता अधिकार की जानकारी होगी, तो सेल्समैन है, विनिर्माता है, उनके द्वारा विभिन्न तरह के जो अनाचार किए जाते हैं, है ना, जो मिलावट वगैरह की जाती है, उनसे आपको बचाते हैं, उनसे लड़ने में आपको सक्षम बनाते हैं। ये अधिकार क्या है, आइए इनका पता करें। ये कौन कौन सा अधिकार है? सुरक्षा का अधिकार, एक उपभोक्ता को सुरक्षित सामान की मांग करने तथा सभी हानिकारक उत्पादों जैसे मिलावटी खाद्य पदार्थों या असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुरक्षित रहने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, यदि आपके अवन में बिजली का झटका लगता है या आपका कुकर फट जाता है, तो सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आप विनिर्माता के विरुद्ध शिकायत दायर कर सकते हैं। सरकार आपके सुरक्षा के अधिकार की रक्षा करती है। कैसे करती है सरकार हमारी सुरक्षा की रक्षा? ये सुनिश्चित करके कि विनिर्माता असुरक्षित, अनुपयुक्त, दोषपूर्ण या खराब गुणवत्ता वाले सामान की आपूर्ति न करे। तो तभी तो वो मानक चिन्ह उपलब्ध करवाती है। अगर वो वस्तु अच्छी है तो उसका पहले देखा जाता है, फिर उसको मानक चिन्ह उपलब्ध वो करवाई जाती है। ठीक है, तो सरकार भी क्या करती है, सुनिश्चित करती है, वो पहले सुनिश्चित करती है कि विनिर्माता असुरक्षित, अनुपयुक्त, दोषपूर्ण या खराब गुणवत्ता वाले सामान की आपूर्ति बाजार में न करे। अगला है चयन का अधिकार। तो हमें चयन का अधिकार भी दिया जाता है। हम जब भी कोई वस्तु खरीदने जाती है तो हम उसमें से चयन कर सकते हैं, यानी कि छांट सकते हैं कि हमें कौन सी वस्तु है लेनी है। एक उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता वाले विभिन्न उत्पादों में से एक उत्पाद के चयन का अधिकार है। उदाहरण के लिए, एक दुकानदार केवल एक ही ब्रांड या टूथपेस्ट नहीं बेच सकता। आप एक उत्पाद के विभिन्न विकल्पों की मांग कर सकते हैं। सरकार आपके चयन के अधिकार की रक्षा करती है, उत्पादों के संबंध में सामुदायिक तथा उपभोक्ता शिक्षा के लिए प्रक्रिया स्थापित करके। अगला, सूचित किए जाने का अधिकार। एक उपभोक्ता को वस्तु के संबंध में विभिन्न सूचनाएं जैसे कि उनकी गुणवत्ता, शुद्धता, सक्षमता, आधार तत्वों, मूल्य आदि की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार यदि दुकानदार उत्पाद खरीदे जाने से पूर्व आपको उसकी बुकलेट देने से मना करता है, तो आप उसके विरुद्ध मामला दायर कर सकते हैं। सरकार आपके सूचना के अधिकार की रक्षा करती है, टॉक्सिक उत्पादों के विज्ञापनों के साथ चेतावनी जारी करके। देखो, कुछ टॉक्सिक उत्पाद होते हैं जैसे सिगरेट है, गुटखा है ना, तो इस तरह के क्या करता है वो विज्ञापन के साथ में इस तरह की वो चेतावनी देता है, जैसे कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भ्रामक पैकेजिंग को प्रतिबंध करके, कुछ भ्रामक पैकेजिंग होती है जो भ्रम पैदा करती है, तो इस पर भी सरकार प्रतिबंध लगाती है, ये सुनिश्चित करके कि पैकेज में उसका मूल्य तथा मूल्य तत्व स्पष्ट रूप से अंकित हो। अगला है अभिवेदन का अधिकार। सुने जाने का अधिकार। अभिवेदन मतलब कि सुने जाने का अधिकार, वो जो कुछ कह रहा है उपभोक्ता, उसको सुनने का अधिकार भी फर्म को होता है। सुने जाने का अधिकार तथा आश्वासन दिए जाने का अधिकार की उपयुक्त फॉर्मों पर उपभोक्ताओं को के हितों पर विधिवत विचार किया जाएगा। उपभोक्ता अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चुने जाने का अधिकार होता है, चयन का अधिकार होता है, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये अधिकार उनमें है। सरकार आपके अभिवेदन के अधिकार की रक्षा करती है। उपभोक्ता
से संबंधित कानूनों तथा नीतियों को प्रकाशित करके, ताकि उपभोक्ता उन उन पर टिप्पणी दे सके। तो उपभोक्ताओं से संबंधित जो कानून होते हैं, जो नीतियाँ होती है, उसका वो प्रकाशन करता है। उपभोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियों की संग्रहित करना तथा उन्हें उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना। जो भी उपभोक्ता अपनी तरफ से जो टिप्पणी दे रहा है, जो बात बता रहा है, उसको वो इकट्ठा करता है, संग्रहित करता है और साथ में जो भी उपयुक्त प्राधिकरण होते हैं उसके सामने प्रस्तुत करता है। उपभोक्ताओं को कानून तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें अपने अधिकारों के प्रयोग में सहायता देना। सुने जाने का अधिकार। अब देखो, सुने जाने का अधिकार किस तरह से है। यदि उपभोक्ता के साथ धोखा हुआ है तो उसे अदालत में अपनी शिकायतों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। इसका तात्पर्य है कि आपको किसी प्रकार के अनाचार के विरुद्ध उपयुक्त फोरम पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है। इस प्रकार अध्याय में आगे विस्तार से चर्चा की गई है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। सुनिश्चित व्यावसायिक पद्धतियों तथा प्रतिबंधक व्यावसायिक पद्धतियों तथा ये उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार है। उदाहरण के लिए, यदि एक दुकानदार आपको 1 मीटर से कम कपड़ा देने से इनकार करता है तो यह प्रतिबंध व्यावसायिक पद्धति और आप उस दुकानदार के विरुद्ध मामला दायर कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हो आप? उस दुकानदार के विरुद्ध क्या कर सकते हो? मामला दायर कर सकते हो। सरकार आपके क्षतिपूर्ति के अधिकार की क्या करता है? रक्षा करता है। किस तरह से करता है रक्षा? ये सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ता अपने विवादों को निपटाने में समान भूमिका अदा करे। यदि यह असुरक्षित वस्तु या दोषपूर्ण सेवा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया हो तो उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति का अधिकार देकर, यानी कि कोई भी वस्तु आप खरीद के लाते हो वो दोषपूर्ण है या उसकी वजह से आपको कोई क्षति पहुंची है तो क्षतिपूर्ति का अधिकार भी आपको है। जैसे कि मान लो कोई कुकर लेके आया और वो घर पे आके फट गया, या फिर कोई वस्तु ऐसे बिजली का उपकरण लेके आया और वो आपको झटका दे रहा है, उससे आपको क्षति हो गई, हानि हो गई, तो उस क्षतिपूर्ति का अधिकार भी जो है सरकार देती है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को समाज में उपभोक्ताओं की कमजोरी के प्रति जागरूकता हेतु शिक्षा का अधिकार है। तो उपभोक्ताओं को समाज में उपभोक्ताओं की कमजोरियों के प्रति जागरूकता हेतु शिक्षा का अधिकार है। इसका तात्पर्य है कि आपको विवेकपूर्ण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक ज्ञान तथा क्षमताएं ग्रहण करनी चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको भी अपना अधिकार है, उनकी जानकारी होगी तभी तो आप ये सब चीज़ कर पाओगे। सरकार आपको उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार की रक्षा करती है, ये सुनिश्चित करके कि उपभोक्ता कानून उस भाषा में उपलब्ध हो जिन्हें आप आसानी से समझ सके और उपभोक्ता जागरूकता की मॉनिटरिंग करके। मौलिक आवश्यकता का अधिकार। मूलभूत आवश्यकताओं तथा सेवाओं का अधिकार आपके सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करता है। इससे पर्याप्त भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल तथा स्वच्छता, आवास सुविधा, शिक्षा, ऊर्जा तथा परिवहन शामिल है। सरकार आपके मौलिक आवश्यकताओं के अधिकार की रक्षा करती है। निम्न आय वाले परिवारों के लिए किफायती दरों पर राशन उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सुविधाएं। तो जो निम्न आय वाले व्यक्ति है उसके लिए किफायती दरों पर क्या उपलब्ध करवाती है? राशन उपलब्ध करवाती है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाती है, निम्न लागत के मकान उपलब्ध करवाती है, निःशुल्क मौलिक तथा प्राथमिक शिक्षा भी उपलब्ध करवाती है। अब है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। यह अधिकार व्यावहारिक पर्यावरण को सुनिश्चित करता है ये अधिकार व्यवहारिक पर्यावरण को सुनिश्चित करता है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। यह पर्यावरणिक क्षति के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह भावी नस्ल के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने तथा उसमें सुधार लाने की बात करता है। आपको पता ही होगा कि सभी वाहनों को प्रत्येक 3 महीने में प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। देखो, पर्यावरण में भी क्या हो, स्वस्थ हो, तो इसके लिए भी ऐसी वस्तु उपलब्ध हो कि वो पर्यावरण को हानि न पहुँचाए। जैसे कि प्रत्येक 3 महीने के बाद में प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, अपने वाहन की जांच करवानी होती है। पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो हम सभी का है। हमारे सहयोग के बिना सरकार भी स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित नहीं कर सकती। जैसे कि अभी प्लास्टिक की थैलियों पर बैन लग गया, सभी लोग कागज़ की थैली, कपड़े की थैली का उपयोग करोगे, ठीक है। तो ये सभी क्या है, पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के तरीके हैं। शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया। अब शिकायत को दर्ज कहाँ करवाया जाता है, कैसी प्रक्रिया होगी वो? आप एक वस्तु खरीदते हैं और आप उससे खुश नहीं है तो याद रखिए, कोई आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप स्वयं अपनी मदद नहीं करना चाहेंगे। परिस्थितियों से समझौता करने की बजाय कुछ कार्रवाई करें और निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार शिकायत करें। तो आपको शिकायत कैसे दर्ज करनी है? तो शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखो, कौन शिकायत दर्ज कर सकता है? शिकायत दर्ज कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति या आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कब दर्ज करें? सभी शिकायतें खरीद की तारीख के 2 वर्ष के भीतर दर्ज कराई जाए। यानी जब भी आपने वस्तु खरीदी है उसके 2 वर्ष के भीतर उस वस्तु की शिकायत आप दर्ज करवा सकते हो। शिकायत कहाँ दर्ज करानी है? जिला स्तर पर 20 लाख तक की वस्तु के लिए जिला स्तर पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। अगर आपकी वस्तु 20 लाख रुपए से कम की है, यानी 20 लाख रुपए तक की है, तो आप जिला स्तर पर उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। राज्य स्तर पर
तो राज्य स्तर पर कब होगा? जब आपकी जो वस्तु आपने खरीदी है या जो माल आपने खरीदा है वो 20 लाख से 1 करोड़ तक की वस्तु के लिए राज्य स्तर पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से अधिक मूल्य की वस्तु के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसका शुल्क कितना होगा? नाम मात्र शुल्क होता है। जब आप शिकायत दर्ज करवाओगे तो क्या शुल्क होगा? जिला स्तर पर 100 रुपये से 500 रुपये तक होगा, राज्य स्तर पर 200 से 400 रुपये तक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर 5,000 रुपये तक होगा, क्योंकि वस्तु का मूल्य भी ज़्यादा है। 1 करोड़ तक का शिकायत में दर्ज करवाओगे या उससे ऊपर का तो ये 5,000 रुपये ये आपको शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। कैसे आरंभ करें? शिकायत दर्ज करवाना आप कैसे आरंभ करोगे? विक्रेता से संपर्क करें। तो पहले तो आपको जो वस्तु को बेचना उससे संपर्क करना है। विक्रेता से की गई बातचीत का रिकॉर्ड रखें। किस तारीख तथा किस समय चर्चा की गई है, किस कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। यदि आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा विनिर्माता को पत्र भेजें। यदि उससे भी कुछ नहीं होता तो उपयुक्त फोरम पर शिकायत दर्ज करें। तो सबसे पहले तो जो विनिर्माता है, जो मालिक है, जो उस वस्तु का मालिक है, उसको आप शिकायत कर सकते हो, उसके रिकॉर्ड को दर्ज कर सकते हो। ठीक है, अगर वो कोई समाधान नहीं करता, हो सकता आप उसको, ये भी हो सकता है आप डाक द्वारा भी उसको पत्र भेज सकते हो, आपको जो भी क्षतिपूर्ति हुई है यानी जो भी आपको हानि हुई है, लेकिन फिर भी वो आपका पत्र मतलब आपको कोई आश्वासन नहीं देता या आपको संतुष्ट नहीं करता है, तो फिर आप उसका जो भी उपयुक्त फॉर्म है यानी जितने रुपये आपको उस वस्तु में खरीदारी में लगे हैं उस आधार पर आप जिला स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर आप उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हो। शिकायत कैसे दर्ज करनी है? दूसरे पक्ष को 15 दिन के भीतर शिकायत को निपटाने के लिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक नोटिस भेजेंगे। तो दूसरा पक्ष क्या करेगा? तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा उसको क्या करेगा? नोटिस भेजेगा। निर्धारित फॉर्म को भरें। जो भी फॉर्म होता है उसको भरना है जिससे अपना व दूसरे पक्ष का नाम, पता, शिकायत का विवरण लिखा हो। शिकायत से संबंधित तथ्यों को बताए, विवाद कब और कहाँ उत्पन्न हुआ यह आपको उसमें लिखना है। अदालत के शुल्क के साथ बिल को संलग्न करें। जो भी बिल है, हाँ वस्तु का बिल लेना भी जरूरी है, तो जो भी बिल है उसको संलग्न करना है। वांछित क्षतिपूर्ति का विवरण दे। इस आशय का अधिकृत प्रमाण पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि दिए गए तथ्य सत्य है या सत्य है। तो आपको ये तथ्य भी देना है कि वो सत्य है। शिकायत कहाँ दी जानी चाहिए? उपभोक्ता अदालतों के प्राप्तकर्ता क्लर्क को शिकायत तथा अदालती शुल्क जमा कराए और आपको प्रारंभिक सूचना यह आपको प्रारंभिक सुनवाई की तिथि तथा शिकायत संदर्भ संख्या देगा। तो आप जो भी वहाँ उपभोक्ता अदालत के जो प्राप्तकर्ता क्लर्क होता है यानी बाबू होता है उसको आप शुल्क देखकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। अपना मतलब फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। फिर वो आपको क्या करेगा? पहली सुनवाई का, प्रारंभिक सुनवाई की वो आपको तिथि देगा, तारीख देगा और शिकायत के संदर्भ में वो संख्या भी देगा। अगली कार्रवाई क्या? अदालत दूसरे पक्ष को 30 दिन के भीतर उत्तर देने के लिए नोटिस भेजेगा और उन्हें सुनवाई पर आने को कहेगा। जो विनिर्माता कंपनी है उसको 30 दिन के भीतर नोटिस भेजेगा और उसको सुनवाई के लिए आने को कहेगा। अदालत का अंतिम आदेश सभी पक्षों को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। नोट: दोनों ही पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है कि सुनवाई के लिए अपने प्रतिनिधि अवश्य भेजें। मामले का निपटान: सभी मामलों का निपटान शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 90 दिन के भीतर किया जाएगा। जो भी शिकायत आपकी है 90 दिन के भीतर उसका मामले का जो है निपटान हो जाएगा। यदि मामला परीक्षण से संबंधित है तो इसके लिए 5 महीने लगेंगे, यानी कि उस वस्तु का परीक्षण करना पड़ेगा तो फिर वो मामला 5 महीने तक चला जा सकता है। इन 5 महीने उसमें लगेंगे। उदाहरण के लिए यदि बीजों के संबंधित मामला है तो उन्हें उगाया जाएगा और तत्पश्चात उसकी जाँच की जाएगी। मान लो किसानों को ऐसा बीज दे दिया गया, वो बीज क्या है? निम्न क्वालिटी का है, तो अगर उसके ऊपर शिकायत दर्ज कर दी गई है तो उसके लिए प्रशिक्षण भी करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेगा? वो उस बीज को बोएगा, फिर देखेगा कि वास्तव में वो बात सही है या नहीं। तो ऐसे समय 5 महीने का समय भी लग सकता है। किस प्रकार की राहत उपलब्ध होती है? वस्तु के सभी खामियों को दूर करना। उस वस्तु की खामी दूर करेंगे, वस्तु को बदल भी सकता है। भुगतान किए गए मूल्यों की धन वापसी। जो भी वस्तु आपने खरीदी जिस रुपये में, उसको वो जो विनिर्माता कंपनी है उसको आपको वापस देगा। या किसी प्रकार की चोट या हानि की क्षतिपूर्ति करेगा। विनिर्माता को शिकायत भेजता समय आप निम्नलिखित प्रारूप का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आप विनिर्माता को शिकायत भेजेंगे तो आप ये जो इस तरह के आप लेटर लिख सकते हो। ठीक है, इसका प्रयोग करोगे आप। इस पत्र का प्रयोग करिए। प्रारूप है यानी क्या लिखोगे आप? दूसरे पक्ष का नाम, पता लिखोगे, कंपनी का नाम लिखोगे, तारीख लिखोगे, फिर ये संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम लिखोगे, जैसे कि उसका कुछ नाम है वो लिखोगे। मैंने दिनांक को, उत्पादक का नाम, उत्पाद का नाम, क्रम संख्या या मॉडल संख्या, दी गई सेवा खरीदा या मरम्मत करवाई, है ना। मैंने इस उत्पाद को स्थल, दिनांक तथा लेन देन के अन्य महत्वपूर्ण ब्यौरा खरीदा है, किंतु यह उत्पाद या सेवा सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका कारण बताओगे। ठीक है, इसीलिए इस समस्या के समाधान हेतु मैं अनुरोध करता हूँ कि
उपयुक्त कार्रवाई जो आप चाहते हैं, यानी आप क्षतिपूर्ति चाहते हो तो ये लिखोगे, इसलिए इस समस्या के समाधान के हेतु मैं अनुरोध करता हूँ कि मुझे क्षतिपूर्ति की जाए। यहाँ मेरे रिकॉर्ड जैसे कि पावती, गारंटी वारंटी, कैंसिल चेक, संविदा, मॉडल तथा सीरीज संख्या तथा कोई अन्य दस्तावेज की प्रतियां मूल की फोटो प्रति संलग्न है। मैं आशा करता हूँ कि आप शीघ्र ही मुझे उत्तर देंगे और मेरी समस्या का समाधान करेंगे तथा मैं निर्धारित समय तक प्रतीक्षा करने के बाद कानूनी सहायता प्राप्त करूंगा। कृपया मुझे निम्नलिखित पते या टेलीफोन पर नंबर पर संपर्क करें। तो पहले तो आपको एक पत्र उस विनिर्माता को लिखना है, फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, फिर एक भवदीय, आपका नाम, पता और टेलीफोन नंबर। तो इस तरह से आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो। यदि फिर भी कुछ समाधान नहीं निकलता तो आप अपनी शिकायत या सार बिना दस्तावेज संलग्नों के साथ consumerhelp@mtnl.net.in पर भी भेज सकते हैं। तो ये इस तरह से आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिसके उत्तर आपको पाठ के पीछे मिल जाएंगे। साथ में मैं भी क्वेश्चन आंसर की जो अपनी सीरीज चल रही है उनके अंदर एक क्वेश्चन आंसर बना के मैं डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी लाभ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपका पाठ यहाँ से कंप्लीट होता है। ये आपने क्या सीखा है ना, और ये आपके पाठागत प्रश्न है जो पाठ के पीछे दिए रखे होते हैं। हमने सब चीज़ पाठ में पढ़ ली है, तो आपको आराम से उत्तर भी मिल जाएंगे। अपने पाठ्य पुस्तक से भी आप इसको पढ़ सकते हो। ये आपके पाठांत प्रश्न है जो बीच बीच प्रश्न आए थे 22.1, 22.3, 22.2, उनके उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ से भी आप उनके आंसर देख सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये पार्ट आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हमारा ये लेसन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। होम साइंस की बुक मैंने कंप्लीट करवा दी है, दोनों बुक। तो आप चैनल पर जाके इसको देख सकते हो और पढ़ सकते हो, साथ में अपने पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।